नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त है दहाड़ का और मोदी सरकार 3.0 का बजट भी आया तो सियासी संग्राम तय था। ऐसा हो भी रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई विरोधी दल कंफ्यूज है तो वो है कांग्रेस, जो एक तरफ कहती है कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, तो दूसरी तरफ ये भी कह देती है कि मोदी 3.0 का बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र का, न्याय पत्र का कॉपी है। अब कांग्रेस ये बताए कि अगर ये न्याय पत्र की नकल है तो क्या उनके न्याय पत्र में आम आदमी के लिए कुछ था ही नहीं। वित्त मंत्री ने आज मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया, जिसमें कई घोषणाएं शामिल की गई, लेकिन विपक्ष सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। विरोधी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को समर्थन का इनाम दिया गया, इसीलिए बिहार और आंध्र प्रदेश पर योजनाओं की बौछार कर दी गई। तो क्या मोदी 3.0 का यह बजट पूरी तरह से सियासी है या फिर इसका विरोध सियासी है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बजट में उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि लोकसभा चुनावों में यूपी ने बीजेपी का घमंड चूर चूर कर दिया है। दहाड़ में आज बजट के इसी सियासी पहलू पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आप सुनिए निर्मला सीतारमण के बजट को लेकर कैसी हो रही है सियासी बयानबाजी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। ऐसा है, नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए, ना नौजवान के लिए। चिकित्सा खाली कर दिया। कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। आइए कुछ सवालों का जिक्र कर देती हूं और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज रहेगी दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यह है कि क्या इस बजट को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज है? बेसिक से सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि न्याय पत्र की नकल का दावा कितना सही है? क्या बजट जेडीयू टीडीपी को खुश करने वाला बजट है? क्या वाकई सिर्फ 2 राज्यों को तवज्जो दी गई है? और लोक लुभावन वादे ना करना आखिर किस बात के संकेत है? मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनुजा कपूर इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं। स्टूडियो में प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही सौरभ दुबे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दहाड़ का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्या इस बजट को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज है? और कांग्रेस के कंफ्यूजन की वजह इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि आप कहते हैं कि मोदी सरकार का पेश किया हुआ बजट आपके न्याय पत्र का कट कॉपी पेस्ट है, और उसी बजट के ट्वीट में राहुल गांधी ये लिख देते हैं कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अब या तो आपके न्याय पत्र में आम लोगों के लिए कुछ नहीं था, या फिर ये कट कॉपी पेस्ट है नहीं। तो तय कर लीजिए कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। और बजट पेश करने में सरकार ने नकल तो जरूर किया है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए।
सरकार को अकल होती तो जिस तरह से युवाओं के अप्रेंटिसशिप की बात की और जिस तरह से जो उन्होंने देने का प्रयास किया है, हमारे न्याय पत्र में स्पष्ट तौर पे था कि 1 लाख रुपये सालाना उन बच्चों को जो अप्रेंटिसशिप करेंगे, साथ में उनको अन्य सुविधाओं के दिया जाएगा जिससे कि उनकी भविष्य की जो नौकरी है सुरक्षित होगी। पर दिखाने के लिए जरूर उसके कुछ अंश को प्रयास किया। चलिए, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, कम से कम कांग्रेस के न्याय पत्र का नकल ही करने का प्रयास किया, पर यदि पूर्णता के साथ उसको किया गया होता तो वाकई नौजवानों को लाभ होता। अभी बेरोजगारी का आलम जिस तरह से है, सरकार को भी पता है कि भीषणतम बेरोजगारी से देश जो है गुजर रहा है। छोटे छोटे इंटरव्यू जो हो रहे हैं, कम 10-20 बच्चों के भी यदि कहीं नौकरी की बात आती है तो सैकड़ों और हजारों में जो वहां रेलिंग तोड़ने की स्थिति आ जा रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को बेरोजगारी के मामले में युवाओं को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और उसके लिए कुछ कंक्रीट उपाय करने चाहिए थे। आपका ये 1 मिनट का मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट ले लिया है, इसके बाद डिबेट को ओपन करूंगी, फिर आप विस्तार से अपना पक्ष रखिएगा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि कट कॉपी पेस्ट है और उसी में आप लिखते हैं कि आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने कहा कि कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। उस पर्टिकुलर जवाब का मुझे उस सवाल का जवाब मिलता हुआ नजर नहीं आया है। अनुजा, ना उम्मीदी का बजट, न जाने विपक्ष की तरफ से क्या क्या कहा गया है। ये बताइए कि इस बजट को देखकर क्या ये कहना सही होगा कि गठबंधन को साधती हुई आपकी सरकार नजर आई है? और दूसरा, इनकम टैक्स में मामूली सी राहत देने के साथ आपने मिडिल क्लास को कह दिया है थैंक यू, आपके लिए सिर्फ इतना है। जय श्री राम। जय श्री। पहले तो मैं सबको बधाई देती हूँ कि ये एक इंक्लूसिव बजट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गरीब नहीं है, इसमें यूथ है, इसमें नारी है, इसमें ट्राइबल है, इसमें स्पेस है, इसमें कनेक्टिविटी है जिससे हम आगे एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे। ये एक सिंपल ही नहीं, बहुत सशक्त एक विकास 2047 का बजट है जिससे हम आने वाले वक्त में अब इंडिया को डेवलप्ड कंट्री में देख सकते हैं। ये उस अमृतकाल का बजट है जिसको करने के लिए नेता, नीति और नेतृत्व, हमने बार बार बोला है, सबका साथ सबके विकास के साथ हुआ है। आज मेरे भाई लोग जो इस बात के बारे में कहते हैं कि ये कॉपी पेस्ट का बजट है, मुझे इस बात से दुख हो रहा है और मैं चिंतित भी हूं कि क्या कांग्रेस मोदी जी के साथ खड़ी हो गई है? क्या आपने हमारे लिए काम इजी कर दिया था? क्या मैनिफेस्टो आप लोगों ने बना दिया था कि जो कॉपी एंड पेस्ट की बजट की आप बात कर रहे हैं, क्या आप इसको गुड कहेंगे या बैड? ठीक है, क्योंकि अगर गुड है तो ये आपका है और अगर बैड है तो भी फिर आपका है। क्योंकि हमें तो लगता है कि हम तो एक आम जनता के साथ खड़े हैं और जिस अपीजमेंट पॉलिसी के बारे में लोगों ने बात करी वो एक बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि ये अपने ही बारे में शायद कहीं ना कहीं। ठीक है अनुजा, 1 मिनट का जल्दी से एक बार विपक्ष के आरोपों को सुन लेते हैं जो मोदी सरकार के इस बजट के आने के साथ आए, और उसके बाद विपक्षी दल जो साथ साथ बैठे हैं सरकार के समर्थन वाले भी, उनसे भी करेंगे इस पर चर्चा। जरा बाइट्स चलाएंगे। युवाओं की मांग थी जो पक्की सरकारी नौकरी का प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, और हम भी वायदा किया थे। वो एक प्रोग्राम वो कॉपी कर लिए है, उसको दूसरा नाम उन्होंने दिया क्या, इंटर्नशिप। तो हम ये तो उससे ज़्यादा पैसा देकर वो स्कीम को बनाना चाहते थे। तो हमारा एक कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। आई डोंट सी एनी लाइट, इट इज द डार्क एंड डार्क। लेकिन बजट से आम जनता को क्या मिला 10 साल में? किसान, बेरोजगार, युवा, स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी बातें तो होती है इस देश में, बड़ी बड़ी शादियां होती है और बजट पर बड़ी बड़ी बातें होती है। आप खुश नहीं है? देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य से? और सरकार बचाने के लिए करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है,
देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है और करीब करीब ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। अयोध्या को इग्नोर किया गया है, उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया गया है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 1 दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है, देश की राजनीति को बदलता है, देश को राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है, पूरी तरह से इग्नोर किया है। और ये कुर्सी बचाने का बजट है, इसीलिए 2 स्टेट को प्राथमिकता दी गई है और पूरे देश को इग्नोर किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ेगा। ऐसा है, नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए, ना नौजवान के लिए, चिकित्सा खाली कर दिया। कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। इसमें मिडिल क्लास को एम्पावर करने की तो कोई बात ही नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बजट लोक लुभावन कानों को अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। ये अपने दोस्तों और अपनी बैसाखी को बचाने का बजट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक यही पॉइंट है जो उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से उठाया है, लेकिन उसको भी सही से इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं की है। आप ओवरऑल बजट को कैसे? सरकारी बजट है, जनता का बजट नहीं है ये। सरकारी बजट है, जनता का बजट नहीं है। विपक्ष की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों को आपने सुना और आइए वापस लौटते हैं चर्चा की तरफ। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति सिंह यादव साहब, आपके साथी कह रहे हैं कि सिर्फ 2 राज्यों पर फोकस किया गया है, तो मैं मानती हूं कि आज आए बजट से कम आप खुश होंगे, क्योंकि उन 2 राज्यों पे जिस पर सबसे ज्यादा मेहरबानी की गई, एक स्वयं बिहार है। शक्ति सिंह यादव जी, सबसे पहले जी जिस बजट जी बिल्कुल जिस बजट की लगातार चर्चा की जा रही है कि बिहार पर विशेष नज़र है, मैं बता दूं कि ये रूटीन आवंटन और पूर्व स्वीकृत और निर्धारित योजनाओं के मद में राशि दिया जाना बिहार का पैकेज नहीं हो सकता है। और बिहार का पैकेज के संदर्भ में या बिहार को विशेष राज्य के संदर्भ में लगातार ये बातें उठ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, दर्जा नहीं मिला, पैकेज नहीं मिला। मैं आपको इसलिए ये बात को जोर देकर कह रहा हूँ कि पूर्णिया हाईवे की बात हो रही है या फिर बक्सर से लेकर करके जो भागलपुर जाएगी, वो पूर्व से ही इन चीजों की रखी गई थी न्यू, उसको आप रीपैकेजिंग कर रहे हो। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, फ्लड के नाम पर आपने कहा कि हम ये इतना राशि का आवंटन करने का निर्णय लिया है। सबसे बड़ी बात आपको देखना पड़ेगा कि इस देश का बजट कितना है, इसकी आमदनी कितनी है। आपको पहले पता है ये बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है। आप जीएसटी लागू होने के बाद जो नुकसान बिहार को हुआ था, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने कहा था कंपनसेशन देंगे हम बिहार को। आज तक 5 पैसा नहीं मिला। अब बताइए कि बिहार इस देश को चलाने के लिए, क्योंकि 1 मिनट आपका सर खत्म हो गया है, क्योंकि 1 मिनट आपका सर खत्म हो गया है शक्ति जी। ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए 1 मिनट का समय था सर, लेकिन फिर भी एक काउंटर क्वेश्चन करने का मेरा आपसे बहुत मन है, इसीलिए मैं कर लेना चाहती हूँ। क्योंकि आपने कहा कि बिहार और बिहार की जरूरत और ये सब, ये बताइए कि जो स्पेशल स्टेटस की मांग पर आप पड़े हैं आज के इस ऐलान के साथ, क्या वो स्पेशल स्टेटस जिन राज्यों को मिल सकता है और उनकी जो कंडीशन सप्लाई हैं, क्या बिहार उसमें फिट बैठता है? बिल्कुल, मैं बिहार की पात्रता रखता है। अगर नीति आयोग की रपट ये कहती है कि बिहार हर क्षेत्रों में फिसड्डी है, और अगर नेपाल की आपदा, नेपाल से आने वाले पानी अकारण बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करता है, तो पात्रता रखता है। अच्छा। बिहार बंटवारे के बाद बिहार में जो हालात है, तो बिहार पात्रता रखता है। बिहार को अगर पैकेज की बात करते हैं तो 35,000 करोड़ जब यूपीए 1 में जब मिला था सरकार पथ सिर्फ खाली ग्रामीण सड़कों में, तो क्या वो पैकेज था? या रेलवे फैक्ट्री, चक्का फैक्ट्री और रेलवे इंजन कारखाना मिला था बिहार को, तो क्या वो पैकेज था?
983 किलोमीटर एनएच की सड़कों में पैसा मिला था बिहार के अंदर में। वो टीआर बालू उस समय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो क्या मतलब वो ये पैकेज कि था? आज जो हमारी मिला, मूल मांग क्या आज है? जो मिला, अगर आप चाहते हैं कि रिवाइवल, वो उससे आप खुश नहीं हैं। जो बिहार को आज मिला उसकी भी आपको लगता है कि बिहार उसमें नहीं कर सकता, विकसित नहीं कर सकता है खुद को, आप उससे तसल्ली नहीं रखते हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब एक बार अनुजा से लूंगी जरा जी। नहीं, रूटीन आवंटन और ठीक है, रूटीन आवंटन नहीं है सर, साल में एक बार पेश होने वाला बजट है और ये रूटीन आवंटन नहीं है। बहरहाल ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। भुवन जोशी जी आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आपके पास, फिर सौरभ दुबे जी आपके पास आऊंगी। भुवन जोशी साहब बड़े शायराना अंदाज में नजर आए अखिलेश यादव साहब, और उन्होंने कहा कि यह बजट भी नाउमीदी का ही पुलिंदा है, शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। अब मैं अगर फिर से कांग्रेस के कट कॉपी पेस्ट का उदाहरण ले लूं, तो मतलब अगर कांग्रेस का न्याय पत्र होता, आप लोगों की गठबंधन की सरकार बन जाती, जो बनी नहीं, तो मतलब एक बार फिर से उन्हीं हालातों में आप लोगों को जिंदा रहने की बात करते हुए नजर आते। आप झूठ का पुलिंदा क्या उन न्याय पत्र में शामिल बातों को कहते हुए नजर आते? क्योंकि अगर वाकई में है कि सब कॉपी पेस्ट है, तो फिर तो खुश होना चाहिए ना विपक्ष को कि हमने जो कहा देखिए इन्होंने करके दिखा दी। देखिए पूर्णिमा जी, जो जहाँ आपने मुझे बुलाया है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए लिया, मैं अपना पहले पक्ष रख दूं। जो 11वां जो बजट है, हमें लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा के जो मुद्दे हैं अब वो 9-2-11 हो गए। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात बनता है। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत उत्तर प्रदेश ने किया है, उसकी सजा हमें मिली है। आज उत्तर प्रदेश के 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और बहुत बुरी स्थिति में है। सरकार केवल अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को टिकाई रखने के लिए केवल आंध्र प्रदेश और बिहार की बात करते हैं। क्या ये केंद्र का बजट है या स्टेट का बजट है? मैं ये समझ में नहीं आ रहा। ये देश तो के आप लोगों बताइए, को आप यूपी सेंट्रिक बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को नहीं मिला, तो सभी आप बताइए कि स्टेट का बजट है या फिर ये यूनियन बजट है? अब मैं उसी विषय पर आ जाता हूं। पूर्णिमा जी समझ दीजिएगा, 30 सेकंड और, क्योंकि 1-1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट है सबसे। जी पूर्णिमा जी, क्या आज उत्तर प्रदेश में आप भी रह रही हैं, हम भी रह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है? क्या ये चिंता का विषय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या बाढ़ जैसी आपदा में सरकार के हाथ कुछ भी मतलब कुछ खाली रहे उत्तर प्रदेश से? क्या किस बात की सजा आप उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं? देश ये जानना चाह रहा है। लेकिन जितना मैं समझती हूँ सर कि जब कोई ऐसी बाढ़ आपदा आती है तो उस दौरान एड मांगी जाती है केंद्र से, जो कि बजट के प्रावधान का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि बजट के प्रावधान में शामिल होता है कि आप आने वाले सालों में बजट को किस तरीके से जो एलोकेशंस किए गए हैं वो आप परमानेंट दिक्कतों के लिहाज से बढ़ाते हैं और एलोकेशन की जाती है। बहरहाल एक राज्य में आपदा की बात है, उसके लिए अलग से एड यूपी को जा सकती है। सौरभ जी मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा। नहीं बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये जो बजट पेश हुआ है वो दिखाई दे रहा है कि सर्वस्पर्शी और सभी वर्गों को, समाज के जितने वर्ग हैं वो सबको छूने वाला बजट है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर गरीब छूट रहा है, महिला छूट रही है, नौजवान छूट रहा है। एक बेरोजगारी को लेकर के जो तमाम तरह के विषय रखे गए थे, तमाम तरह की बातें रखी गई थी, तो आज नौजवानों को जो है वो बजट के अंदर जो है विशेष तौर पर उनका ध्यान रखा गया है। और जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से हम बात करते थे महिलाओं की, महिलाओं को उनको सम्मान दिया गया। किसानों का बार बार जो लोग जिक्र करते थे, तो आज किसानों को भरपूर जो है इस बजट के अंदर उनको सम्मान के साथ जो है जिस प्रकार से उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में जो है आगे चल करके उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए फसलों के मामले में, या फिर उनके जो है अन्य तरीके से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है किसान आए, उनकी खेती जो है वो आए और उसका मुआवजा सही तरीके से मिले। तो कहीं ना कहीं जो है ये पूरा बजट जो है वो एक तरह से आप ये देख लीजिए कि जितने भी भारत के अंदर समाज के सभी वर्ग हैं उनको निश्चित रूप से फायदा भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने वाला है वो वहां पर पहुंचने के लिए ये दूरदर्शी बजट है। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी कहते हैं चिराग पासवान की समावेशी बजट है, और साथ ही ये भी कहते हैं कि जो बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया है या जो बिहार के लिए बातें कही गई हैं, ऐलान किए गए हैं, उसका स्वागत करते हैं वो। लेकिन इस मौके पर भी विपक्ष ये कहता है क्योंकि गठबंधन की मजबूरी रही, इसीलिए कोalition पार्टनर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार ने दे दिया। देखिए पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे लिए 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब। आप देखिए कि ये जो बजट आया है इसमें इन चारों के लिए विशेष रूप से ख्याल किया गया है। चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए हॉस्टल की बात हो, चाहे 1.5 लाख करोड़ का किसानों के लिए बात हो, या मुफ्त राशन को अगले 5 साल तक जारी रखने की बात हो।
तो वो जो मोदी जी की गारंटी थी वो पूरा होने की शुरुआत हुई है। अब विपक्ष के लोग अगर बिहार पे सवाल उठा रहे हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। कल तक बोल रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, मोदी जी ऐसे ही बहलावा कर रहे हैं, आज जब मिल गया है तो फिर उस पर हल्ला कर रहे हैं कि आपको नहीं मिला है। तो ये विपक्षवाद जो आरोप है कि ये कुर्सी बचाने के लिए है, मुझे लगता है कि विपक्ष को कुर्सी पाने की ललक है, इसलिए वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ में जो तुलना कर रहे हैं कि बताइए कि आज बिहार के अंदर में एक भी हमारे पास हाईवे उस तरह का नहीं, एक्सप्रेसवे। तो क्या देश को अगर 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार को और आंध्र प्रदेश को छोड़ करके ऐसी परिकल्पना कर सकते हैं? शक्ति सिंह यादव जी, मिल रहा है उसमें भी खुश नहीं है आप, नहीं मिलता तो भी रोते गाते? नहीं, शायद आप भूल गए, मैंने पहले भी कहा राज्य को मिला था। जिस समय यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट थी तो बिहार को चक्का फैक्ट्री मिला था, मधेपुरा में इंजन फैक्ट्री मिला था, 53,000 करोड़ का निवेश हुआ था, 35,000 करोड़ प्रधानमंत्री सड़क योजना में बिहार को मिला था। हमने कहा आपसे कि 983 किलोमीटर लगभग बिहार को एनएच में भारत सरकार ने पैसे दिए थे बिहार के अंदर में। बिहार का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ था, उसी में बिहार थोड़ी तरक्की की। बैकवर्ड ग्रांट फंड जो 25,000 करोड़ का वो बंद किया गया था, लगातार 5 वर्षों तक बिहार को मिलता रहा। इनके झूठे आंकड़े के कारण मिलने वाले राशि बिहार से वंचित रह चुका। अब सवाल है बिहार को जो जिन योजनाओं को आप कह रहे हैं कि ये पैकेज है, अरे भैया पैकेज का मतलब कि राज्य अपने मन से योजनाओं को आकार दे, राज्य संचालित करे, उसको पैकेज कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज होता है, ये तो हम पहली बार सुने हैं। उसको स्पेशल स्टेटस कहते हैं। शक्ति सिंह जी, उसको स्पेशल स्टेटस कहते हैं। जो आप कह रहे हैं उसको स्पेशल स्टेटस कहते हैं। पूर्णिमा जी, मैंने इसीलिए कहा कि राज्य की योजनाओं में भारत सरकार अपनी योजनाओं में जो पैसा देने का ऐलान बजट में जो प्रावधान निहित किए है, आप 3 बातों को समझिए। ये पीपी मोड पर है, बैंक के लोन है, केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर करके है। ये अभी तक स्पष्ट करनी चाहिए थी इनको। और इसलिए मैंने कहा कि देश के बजट, जितना बजट देश का है, अब बताइए कि जितना देश का बजट है, इनकम कितना है देश का, इसके पास क्या है रिसोर्स बताइए। तो जब हम 33 लाख करोड़ हमारा अगर रिसोर्स अगर है या जो भी हमारा रिसोर्स है, तो बाकी राशि कहां से होगा? कर्ज से होगा। जब कर्ज से होगा तो कर्ज लेकर के जिन कर्जों को आप देश की तरफ डाल रहे हो और जो पीपी मोड पर डालोगे या फिर बैंकों से कर्ज लेकर के दोगे योजनाओं में, आप उसको पैकेज का हिस्सा कैसे बिहार को मिल गया? बिहार को जल्दी से इसका जवाब बिहार को भैया जिन योजनाओं के लिए पहले से दिया गया जवाब देंगे, अनुजा इसका जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ तो बात स्पेशल स्टेटस की हो रही है। लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि विपक्ष क्या कह रहा है इससे ज्यादा मतलब कि आपके कोलिशन पार्टनर्स उस बात को कैसे समझते और लेते हैं और उसको लेकर। लेकिन कुल मिलाकर बिहार या आप आंध्र प्रदेश एक्सक्लूसिव मैं कह रही हूं, इन 2 राज्यों को छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो बार बार कट कॉपी पेस्ट की बात की जा रही है, मुझको ये जरा क्लियर करिए कि ये दावा आखिर क्यों है और ये दावा कितना सच्चा है जो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। पूर्णिमा, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि कांग्रेस फूले नहीं समा रहा है। उनका जो कट कॉपी पेस्ट का जो ये बार बार ही कहते हैं कि मैनिफेस्टो, इसका मतलब बड़े खुश हैं हमारे बजट से, और बजट को देखकर ही फूला नहीं समा रहे कि मोदी जी ने इनकी मन की बात कैसे बोल दी। अब अगर इनका कट कॉपी पेस्ट है तो मैं पूछना चाहती हूँ, इतने साल आप सो रहे थे, आपने अपने राज्यों में ये कट कॉपी पेस्ट क्यों लागू नहीं किया? ऐसा क्यों लगता है आपको कि कट कॉपी पेस्ट जिसकी आप धारणा लेकर आ रहे हैं मैनिफेस्टो में, अभी तक आप अपीसमेंट पॉलिसी में क्यों ही रहे? तो मुझे ये सिर्फ पूछना, सिर्फ बताने की बात नहीं है, ये बोलना बहुत जरूरी है कि जिस बिहार के और आंध्र प्रदेश के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके यूपीए के टाइम पर बिहार को आज मेरे भाई यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ से बोरो और लेना पड़ेगा और यहाँ पे कैसे हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस टाइम पर क्या करते थे जब यूपीए ने आपको 2,75,000 करोड़ रुपया देते थे, तब कहाँ पर जाते थे ये लेने के लिए जो आप कह रहे हैं कि हम भीख मांगेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे? मोदी जी के इरा के अंदर अब तो आपको 9 लाख करोड़ रुपया मिला था, तब अभी तो आप हमारे साथ नहीं थे ना मोदी जी के टाइम पर, आप तो अभी बने हमारे साथ। तो इस तरीके का सौतेला व्यवहार की जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत दुखदाई है। तब तमिलनाडु की बात कीजिए, 1 लाख करोड़ उनको मिला है, केरला को 50,000 करोड़,
पर है, क्या है, क्या वो हमारे अलाइज हैं? यहाँ पर सबका साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं। जिस ट्रिलियन इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी, वो स्टेट्स के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार करके बात नहीं बन सकती जो ये लोग बात कर रहे हैं। ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए इंक्लूसिव भारत बनना जरूरी है, जिसमें हर एक स्टेट का ग्रोथ करना जरूरी है। मैं पूछती हूँ, इतने सारे योजनाएं थी मोदी जी की, कितनी योजनाएं आपने डाली अपने स्टेट में, कितनों के नाम आपने बदले? क्या ममता जी बता सकती है? क्या ये कांग्रेस बता सकता है? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी बता सकता है? आयुष्मान भारत से लेकर आवास योजना से लेकर उज्ज्वल योजना तक, ठीक है अजय जी इसका जवाब योजनाएं हैं, कितनी जगहों पर आप लोगों ने मोदी जी के अजय जी इसका जवाब देंगे। अजय जी इसका जवाब चर्चा देंगे। तो बजट पर हो रही है, पर बजट पर बोलने के लिए बहन अनुजा जी को कुछ नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रही हैं। ये बताइए कि बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? महंगाई से लोगों को राहत देने की बात थी कि इस बजट से कुछ राहत मिलेगा मध्यम वर्ग को। महंगाई पर पूरे स्पीच का, यदि फिनांस मिनिस्टर के स्पीच को देखा जाए, पैरा 3 में मात्र 10 शब्द महंगाई पर आया है। महंगाई इनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, जबकि जो हालात है सबको पता है। सीपीआई की बात करें तो कितना है अभी इस देश में, इसी हिसाब से जो बाकी डेटा को आप देखिए 9.2% लगभग खुदरा महंगाई खाद्य पदार्थों की हो गई, और जो है सरकार उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए इस पूरे बजट में सबको आशा थी। इनकम स्लैब की बात थी कि उसमें कुछ चीजें ऐसी राहत मिलेगी जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को, जिनका जो कहीं ना कहीं महंगाई के कारण उनके उस जो मिलता है उनको वेतन, उस पर भी राहत हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। एजुकेशन की बात जरा हम लोग कर लें, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह के हालात है स्कूलों की, और पुअर क्वालिटी हम नहीं कर रहे हैं, सरकार ने ही दावा किया पिछले कल जब वो आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री पेश कर रही थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हमारे यहाँ वर्क फोर्स का 48.8% जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनको कार्य क्षमता, उनका स्किल ही नहीं लेकिन है। तो ऐसा क्यों अजय जी तमाम बातों के बीच में इसका मतलब वो मैं कहती हूँ कि आंकड़ों पर क्यों नहीं बात कर लेते? आंकड़ों पर बात कर लीजिए ना कि यूपीए के शासनकाल में आती हो अनुजा, किस इंडस्ट्री पर, किस सेक्टर पर कितना परसेंटेज आपने खर्च किया, या बीजेपी ने कितना किया? अब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि किसानों को कुछ नहीं दिया। बहुत अच्छी बात, किसानों का जिक्र किया कि इन्होंने किसानों को कुछ नहीं दिया। 27,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर का बजट इस बार बढ़ाया गया है। ये आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? अगर आप इंफ्रा बजट को देखेंगे तो पिछले 5 साल में 3 गुना, 3 टाइम्स सर उसको कर दिया गया है, 3 टाइम्स उसको कर दिया गया है। बहुत स्किल की बात की जा रही है, इंटर्नशिप की बात की जा रही है, पूर्णिमा जी इंटर्नशिप में स्टाइपेंड देने की बात की जा रही है। मैं ये कह रही हूं कि जो अच्छा है उसको अच्छा तो कम से कम बताइए, कुछ तो अच्छा होगा पूरे बजट में जो कांग्रेस को नजर आया होगा। जी यही हम लोग, पूर्णिमा जी यही तो हम लोग कर रहे हैं। परसेंटेज पर जीडीपी का जो परसेंटेज रेट है 3.15% ही कृषि के क्षेत्र में, कृषि पर खर्च करने की बात आई सरकार की। एमएसपी को हम लोग चाहते थे कि इसमें कोई राहत मिल जाएगी, लीगल गारंटी हो जाएगी। किसानों का कर्ज कुछ माफी का सरकार कोई वादा कर रही थी चुनाव के पहले, वो कर देगी, कोई वादा पूरा नहीं किया। गारंटी क्या हुई मोदी जी की? जो गारंटी दिया था वही परसेंटेज की बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर की बात आप जरा देख लीजिए, हेल्थ केयर में जो है, जो पिछले 3 साल में सबसे कम प्रतिशत डाली गई है। प्रतिशत की बात करेंगे तो 1.89% इस बार मात्र टोटल जीडीपी का हुआ है, जो पहले 1.92 कम से कम इससे पहले वाले में था। हम तो पिछले ही साल का कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं कि जनता के साथ धोखा सरकार बचाने का सिर्फ एक तरह से यूपीए शासनकाल से कर लेते बचाने का मौका है। यूपीए शासनकाल से कर लेते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। यूपीए शासनकाल में जो परसेंटेज किया, इनकी सरकार में कितना किया? ठीक है सर, अनुजा इसका जवाब लूंगी जो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में जरा, कृषि के क्षेत्र में आप देख लीजिए, हम समय दीजिए मुझे बाकी लोगों के लिए। अजय उपाध्याय जी का परसेंटेज देते हैं। अजय जी प्लीज समझिए, बाकी लोगों के पास भी जाने दीजिए। एक्चुअली बजट इतना वास्ट है ना सर कि मैं अगर एक पर बात करने के लिए बैठूंगी तो आज सुबह से हम यही कर रहे हैं। मेरी बात समझिए, इसीलिए मैं ये समझना चाहती थी आपसे कि वो कट कॉपी पेस्ट आपका कहां चला गया? मतलब वो स्पेसिफिक ऐसा क्या है कंडीशन सप्लाई के साथ जो इन्होंने कट कॉपी पेस्ट कर लिया? मैं ये समझना चाहती थी। भुवन जोशी जी आपके पास आते हुए ये क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स क्यों चल रही है? हम क्रेडिट ले लें, हमारा बताया हुआ लागू कर दिया इन्होंने, जो हम चाहते थे वो किया नहीं, लेकिन जो हम करना चाहते थे वो कर दिया। क्रेडिट पॉलिटिक्स की क्यों होड़ है?
कोई नहीं क्रेडिट नहीं, उसमें भी आधे अधूरे रुकिएगा किया, सर, आधे भुवन अधूरे जी से किया। उसको भुवन यदि जी से पूरा सवाल है एक अजय point जी भी कर देते तो हम लोग अजय जी, को भुवन भास्कर जोशी जी से सवाल है, बोलिएगा भुवन जी। देखिए पूर्णिमा जी, हाँ जो पूत के पाव है ना, हाँ मुझे वो पालने में ही दिख जाते हैं। जी